अब हम आपको सीधा पुरुलिया लेकर चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। बंगाल की धरती सदैव से भारत के अंदर परिवर्तन की धरती रही है। देश को एक नई दिशा देने वाली धरती रही है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। इसी धरती ने रामकृष्ण परमहंस को देश को दिया, दुनिया को दिया। स्वामी विवेकानंद को इस धरती ने दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इस धरती ने दिया। और देश के अंदर देश की आजादी को अपनी क्रांति के ज्वार से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले देश स्वाधीनता आंदोलन के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो इसी धरती ने देश को दिया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती भी बंगाल ही है। और भारत के अंदर अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती। ये वही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन भी दिया, और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे करके एक राष्ट्र गीत भी भारत की धरती को समर्पित किया। और इसलिए मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ
और श्री हरिराम महतो, जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया से ही इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं आज भी जब आया मैं देख रहा था अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया है हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज ये सभा उस रूप में यहां पर प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया और
सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है और वही आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल आजादी के समय ये मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। पुरुलिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 2019 का भी जिक्र किया, कहा एक वो वक्त था जब हेलीकॉप्टर ममता बनर्जी ने मेरा उतरने नहीं दिया, 35 किलोमीटर मुझे सड़क के रास्ते से आना पड़ा। लेकिन अब परिवर्तन का वक्त है। बीजेपी को समर्थन दीजिएगा, बीजेपी को वोट कीजिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन की बयार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कौन कैसे राजनीति में एंट्री कर रहा है, कौन किस आधार पर वोट मांग रहा है, क्या ममता बनर्जी चोट के जरिए वोट हासिल कर पाएंगी या बीजेपी दिग्गजों को भेजकर वोट बैंक यहां पर इकट्ठा कर पाएगी? देखिए मेरे सहयोगी राशिद हाशमी के साथ बहस।